Hello viewers, my name is भावना माथुर, lecturer electronics from GWPC अजमेर। मैं आज आपको EL 305 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में UJT फायरिंग सर्किट के बारे में बताऊंगी कि SCR को फायर करने के लिए UJT किस तरीके से यूज आता है। ये मेथड रैंप ट्रिगरिंग भी कहलाता है। अब ये जो डायग्राम है ये UJT फायरिंग सर्किट का दिखाया गया है। मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे हम। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो D1, D1, D2, दिस वन, D3 एंड D4 ये 4 डायोड काम में लिए हैं और ये वाला जो है ये साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स है। साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स यानी AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए ये 4 डायोड काम में लिए हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। ये AC को DC में बदलेगा। तो यहाँ पे हमारे को DC वोल्टेज मिलेंगे जिसका ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे और नीचे नेगेटिव वोल्टेज होंगे। अब उसके बाद ये जो कंपोनेंट है ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है तो इसका एक वोल्टेज होता है, उस पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं लेकिन करंट तेजी से बढ़ने लगती है। उस वोल्टेज को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और VZ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीनर डायोड जो है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आता है काम में। ये फिक्स वोल्टेज देता है। अब R1 की पर्पस है कि जो DC वोल्टेज हमारे को यहाँ मिल रहे हैं उनको रिड्यूस कर देता है और रिक्वायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मतलब VZ की जो वैल्यू चाहिए, यानी कहने का मतलब है VDC और VZ का डिफरेंस जो है वो R1 पे ड्रॉप हो जाता है। यानी ये जो VDC वोल्टेज है इसको कम करके जीनर को देता है। ये पर्पस होता है R1 का। अब R और C, हमने जैसे RC फायरिंग सर्किट पढ़ा था तो यहाँ पे UJT फायरिंग सर्किट है, लेकिन इसमें R और C का तो लगाना ही पड़ेगा। RC UJT ये पूरा जो सर्किट है, ये जो पल्स ट्रांसफार्मर है, ये सब फायरिंग के रूप में, फायरिंग सर्किट के रूप में काम में आते हैं। R की वैल्यू को चेंज करके हम कैपेसिटर की चार्जिंग को हम डिले कर सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं। अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा और R की वैल्यू कम है तो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा। अब ये जो सिंबल बनाया है ये UJT का सिंबल है। ये जो UJT में 3 टर्मिनल हैं, जैसे ये एमीटर है बेस B1 और बेस B2। अब UJT को ऑन होने के लिए, UJT के हमने ये देखा है बेस B2, V2 पे बेस B2 के ऊपर VDC वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं। जब हमारे यहाँ के वोल्टेज जो है कैपेसिटर के वोल्टेज हैं, जब ईटा VZ के बराबर पहुँचेंगे तो हमारा जो UJT है वो ऑन होगा। ईटा VZ मतलब ईटा क्या था, इंटर्नसिक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है। इसकी वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है जो हमने UJT के अंदर होते हैं R2 R1 जो है। तो ईटा VZ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है इसको ऑन होने के लिए। अगर कैपेसिटर चार्ज होता गया और उसके वोल्टेज ईटा VZ तक पहुंच गए तो ये SCR ये UJT अपना ऑन हो जाएगा। जब UJT ऑन हो गया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये जो पल्स ट्रांसफार्मर दिखा है इसमें करंट फ्लो होती है और वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। प्राइमरी में वोल्टेज होते हैं, इसके कारण सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो ये जो पल्स ट्रांसफार्मर बनाया है इसमें प्राइमरी तो एक है लेकिन मल्टीपल सेकेंडरीज है। 2 सेकेंडरी यहाँ पे शो की है। तो जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज होते हैं वो हम कहाँ देते हैं, SCR के गेट्स पे देते हैं। तो SCR के गेट पे जब वोल्टेज मिलते हैं तो SCR क्या करता है, फायर करता है। यहाँ पे हमने SCR शो नहीं कर रखे हैं लेकिन SCR को भी हम फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे और जैसे ही गेट पे पल्स मिलेगी वो SCR फायर कर जाएगा। अब ये तो थे इसके कंपोनेंट्स की डिटेल। अब मैं इसके एक एक पार्ट की आपको वर्किंग क्लियर करूंगी कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे फायरिंग होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। AC साइनोसोडियल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो D1, D2, D3, D4 ये एक ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करते हैं। ये AC को DC में कन्वर्ट करते हैं और जो DC वोल्टेज है वो अपने को इन 2 टर्मिनल्स के बीच में मिलते हैं। ये VDC वोल्टेज दिखाया गया है। इस तरीके से इनकी पोलैरिटी होती है कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है और लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है। इस VDC को अगर हमको रिड्यूस करना है तो हमने ये R1 लगा दिया। R1 पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग वोल्टेज इस जीनर के अक्रॉस ड्रॉप होंगे। जीनर के जो वोल्टेज है वो है VZ, मतलब इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जीनर का वो VZ। तो जीनर का पर्पस है एक रेगुलेटेड DC वोल्टेज देना, कांस्टेंट DC वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है जिसकी वैल्यू होती है VZ।
अब जो ये डीसी वोल्टेज मिला है ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं? आप यूँ कह सकते हो कि यूजेटी के बेस 2 और बेस 1 के बीच में अप्लाई किया, आर और सी के बीच में अप्लाई किया। तो ये जो वीजेड वोल्टेज हैं इनके कारण क्या होगा, स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि हमारा यूजेटी है ऑफ है, तो वीजेड वोल्टेज लगाने से कैपेसिटर की चार्जिंग होगी थ्रू आर, यानी उसका चार्जिंग इस तरह से होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। फिर ये करंट इधर जाएगी आर में, उधर R2 में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अभी हमारा यूजेटी ऑफ है, और इस तरीके से यहाँ इस दिशा में आती हुई और यहाँ इसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। यानी कैपेसिटर चार्ज होगा इस पॉलरिटी से कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर की चार्जिंग को जल्दी करना है या लेट करना है, डिले करना है, वो डिसाइड होता है आर से। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर के वोल्टेज ईटा वीजेड तक पहुंचते हैं, ईटा इज इंटर्नसिक स्टैंड ऑफ रेशो एंड वीजेड जो है जीनर के वोल्टेज हैं, इसके बराबर जब ये वोल्टेज पहुंचते हैं तो हमारा जो यूजेटी है वो ऑन हो जाता है। यूजेटी के एमीटर पे इतने हाई वोल्टेज पहुंचने से यूजेटी ऑन हो जाता है। ऑन होता है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है इस पाथ में। कहाँ से? कैपेसिटर के नेगेटिव से चलती है, इधर इस पे जाती है, ये ऑन हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया यूजेटी का। एमीटर बेस B1 में होते हुए करंट का डायरेक्शन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, यानी I2 जो हमने डायरेक्शन शो किया है। तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होने लगती है। अब ये चीज़ है, ये क्या है? पल्स ट्रांसफार्मर है। पल्स ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे वोल्टेज डेवलप होते हैं क्योंकि कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होता है यूजेटी और ट्रांसफार्मर पे, तो इसके प्राइमरी पे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। ये डॉट शो कर रहा है कि अपर टर्मिनल जो है इसका वो पॉजिटिव होता है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में वोल्टेज आने से सेकेंडरी में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। दोनों सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी पोलरिटी ऐसे होगी, अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, इसमें भी अपर टर्मिनल पॉजिटिव है। तो गेट पे ये पॉजिटिव वोल्टेज गेट पे अप्लाई होंगे और कैथोड के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होंगे। अब ये जो वोल्टेजेस हैं यहाँ हमने SCR शो नहीं किए गए हैं, लेकिन SCR को क्या करते हैं हम? फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, यानी एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से देते हैं, और जैसे ही गेट पे ये पॉजिटिव गोइंग पल्स मिलती है SCR फायर करने लगता है। तो ये जो सर्किट है इसे बोलते हैं यूजेटी फायरिंग सर्किट। SCR को फायर करने के लिए क्या काम में लिया है? यूजेटी काम में लिया है। इसमें एक साथ एक से ज़्यादा SCR को फायर कर सकते हैं। जैसे 2 के लिए तो हमने शो किया है, पहले वाले SCR के लिए गेट G1, दूसरे वाले का जो कैथोड है उसको C1 से, सॉरी पहले वाले SCR का गेट तो है G1 और उसका कैथोड है C1, दूसरे SCR का गेट है G2 और उसका कैथोड है C2। तो 2 SCR की एक साथ यहाँ पे ट्रिगरिंग की जा रही है, तो ये सर्किट कहलाता है यूजेटी फायरिंग सर्किट। अभी हमने यूजेटी फायरिंग सर्किट की वर्किंग देखी, यहाँ उसी का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताया। डायोड D1 D4 रेक्टिफायर AC टू DC, यानी डायोड D1 D4 अभी अपन ने देखा ब्रिज रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं और ये AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। रजिस्टर R1 का अपन ने पर्पस पढ़ा था, रजिस्टर R1 लोअर्स VDC टू ए सुटेबल वैल्यू फॉर द जीनर डायोड एंड यूजेटी। मतलब जीनर डायोड को जितने वोल्टेज चाहिए और यूजेटी को जितने वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज इन पर मिल जाते हैं, बाकी वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो जाते हैं? R1 पे। तो R1 का पर्पस है जो VDC वोल्टेज है इसको लोअर करना, ताकि जीनर को जितनी आवश्यकता है उतने वोल्टेज इस तक पहुँच सके। Zener diode J functions to clip the rectified voltage to a standard level VJ। Zener diode का भी मैंने आपको पर्पस बताया, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज आता है। ये जो वोल्टेज मिल रहे हैं हमको DC वोल्टेज या रेक्टिफाइड वोल्टेज मिल रहे हैं उनको कांस्टेंट VZ पे VZ कांस्टेंट VZ वोल्टेज के बराबर लाता है, यानी कांस्टेंट वोल्टेज देता है विच रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट नियर द VDC इज 0। VDC 0 होती है, उसके अलावा छोड़ के बाकी सब जगह पे VZ की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट मेंटेन रहती है। अब VDC 0 कब होगा? जब हम इनपुट AC सप्लाई देंगे ही नहीं तो वो DC कन्वर्ट नहीं होंगे। बाकी VDC वोल्टेज तो ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। DC वोल्टेज तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है। बस VDC जब 0 हो जाएगा तब ये VZ वोल्टेज मेंटेन नहीं करेगा, अदरवाइज ये VZ वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करता है। दिस वोल्टेज VZ इज अप्लाइड टू चार्जिंग सर्किट RC। चार्जिंग के लिए भी हमने देखा था R और C काम में लिए हैं। R वेरिएबल है,
आर की वैल्यू चेंज करके हम आरसी जो चार्जिंग टाइम है वो हम डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करंट I1 हमने देखा था, कैपेसिटर C को चार्ज कर रही है और वो जो रेट है वो डिटरमाइन हो रही है R के द्वारा, यानी R की वैल्यू चेंज करके कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम हम चेंज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर में जो करंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था I1 से। अब जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VC से। कैपेसिटर जिस वोल्टेज से चार्ज हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VC। जब VC वोल्टेज व्हेन वोल्टेज VC रीचेज द यूनि जंक्शन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? मिनिमम वोल्टेज जिस पे यूजेटी फायर करेगा या ऑन करेगा। तो यूजेटी का ऑन होने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए? ईटा वीजेड। तो जब कैपेसिटर के वोल्टेज ईटा वीजेड वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे तो यूजेटी ऑन हो जाएगा। द एमीटर बेस 1 junction of UJT breakdown and capacitor C discharges through primary of pulse transformer sending a current I2 as shown in figure। अभी हमने देखा था कि जब कैपेसिटर पे वोल्टेज ईटा वीजेड पहुंच जाते हैं तो एमीटर बेस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका मैं आपको डायग्राम वापस से दिखा देती हूँ इसको और क्लियर करने के लिए। यहाँ हमने ये देखा था कैपेसिटर के वोल्टेज थे VC, अब यहाँ जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के वोल्टेज थे VC। जब VC की वैल्यू ईटा वीजेड तक पहुंच जाती है तो हमारा यूजेटी क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। यूजेटी ऑन होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है यूजेटी और पल्स ट्रांसफार्मर के अक्रॉस। तो डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होती है इस पाथ में आते हुए करंट की। I2 का डायरेक्शन हमने शो किया है। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं इसकी प्राइमरी पे, उसके कारण सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। अब अभी हमने देखा कि करंट I2 जो होती है वो पल्स की फॉर्म में होगी। पल्स ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स जो है, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे क्योंकि हमने देखा है कि प्राइमरी उसमें सिंगल थी और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई थी। तो प्राइमरी में जब I2 करंट फ्लो होती है और उसमें वोल्टेज इंड्यूस होते हैं तो उसके कारण सेकेंडरी में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में। पल्सेस एट द 2 सेकेंडरी वाइंडिंग फीड द सेम इन फेज, दोनों वाइंडिंग में जो पल्सेस हैं वो सेम फेज में हैं। तो ये क्या कर सकती हैं? दो SCR को दो SCR के गेट पे अपन ने अप्लाई किया था। हमने देखा था SCR1 और SCR2, एक का गेट और एक के कैथोड के बीच में एक पल्स लगाते हैं, दूसरे के गेट और कैथोड के बीच में दूसरी पल्स लगाते हैं और दोनों पल्सेस सेम फेज में होती है। SCR विथ पॉजिटिव एनोड वोल्टेज वुड टर्न ऑन। अब हमने SCR इस डायग्राम में शो नहीं किया है, लेकिन जो SCR फॉरवर्ड बायस होगा, यानी जिस SCR के एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड नेगेटिव से होगा, उस SCR पे जब ये गेट पल्स पहुंचेगी तो वो SCR क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क करता है। अब जैसे ही as soon as the capacitor discharges it start to recharge as shown। अब हमने देखा जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्यों डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर? क्योंकि इस समय उसको जो हमारा यूजेटी है उसका रेजिस्टेंस कम हो गया ऑन होने पे, तो कैपेसिटर उसके थ्रू और पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर के वोल्टेज उसके जो यूजेटी के फायरिंग वोल्टेज से कम होंगे तो वापस से क्या होगा? जो कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग रुक जाएगी और कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा आर के थ्रू। तो हमने यहाँ लिखा है रेट ऑफ राइज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग एट आर। वापस से आर के थ्रू हुआ चार्ज हो रहा है, तो किस रेट से वो चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आर की वैल्यू पे। आर की वैल्यू को चेंज करके कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें फायरिंग एंगल कैन बी कंट्रोल अप टू अबाउट 150 डिग्री। इस मेथड के द्वारा फायरिंग एंगल लगभग 150 डिग्री तक कंट्रोल हो सकता है। This method of controlling the output power by varying charging resistor R is called ramp control, open loop control और manual control। R को वेरी करके हम यहाँ चार्जिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी ये मेथड रैम्प कंट्रोल, ओपन लूप कंट्रोल या मैनुअल कंट्रोल कहलाता है। अब जैसे अभी हमने देखा कि जीनर कब तक, अब डीसी वोल्टेज हमारे कांस्टेंट रहते हैं, कैसे जीनर का ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब जीनर डायोड पे वोल्टेज वीजेड जीरो हो जाएंगे हर हाफ साइकिल के बाद, अपन ये जानते हैं कि जो रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है
एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेसिकली ये प्योर डीसी नहीं देते, ये उसको क्या बनाते हैं, यूनी डायरेक्शनल बनाते हैं। तो यूनी डायरेक्शनल के केस में क्या होता है, हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल सी मिलते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू पहले जीरो से मैक्सिमम जाती है, फिर जीरो हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जीनर डायोड के वोल्टेज जैसे ही जीरो होते हैं एट द एंड ऑफ ईच हाफ साइकिल, द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ट्रिगर सर्किट विद द सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस एससीआर इज अचीव। तो क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन ट्रिगर सर्किट का सप्लाई वोल्टेज के साथ एससीआर में अचीव हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि हम एससीआर पे जब एसी वोल्टेज लगाते हैं तो एससीआर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करता। तो जब हमारा वीजेड जीरो हो रहा है वो कब हो रहा है, जब जो हाफ साइकिल है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके एंड में वीजेड की वैल्यू जीरो हो रही है। उस समय के बाद हमारे एससीआर पे नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता है, तो एससीआर ऑटोमेटिकली उस समय ऑफ हो जाता है, क्योंकि एससीआर इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। तो इस तरीके से वीजेड का सिंक्रोनाइजेशन एससीआर के साथ बैठ जाता है। अब हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करें, दस द टाइम t इक्वल टू अल्फा बाय ओमेगा। ये कैसे आया, हम जानते हैं ओमेगा टी जो एंगल होता है, फायरिंग एंगल होता है, इसको हम यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बराबर होता है ओमेगा टी के, तो टी बराबर हो गया अल्फा अपॉन ओमेगा के। तो व्हेन द पल्सेस इज अप्लाइड टू एससीआर, इस टाइम के लिए जब पल्सेस एससीआर पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम, विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर। आर की सेम वैल्यू के लिए पल्सेस कांस्टेंट रहती है। अगर सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में कुछ वेरिएशन होते भी हैं तो उसका इस सर्किट के ऑपरेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, यानी स्मॉल वेरिएशन का इस सर्किट पे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये इसकी वेवफॉर्म दिखाई है कि आउटपुट किस तरीके का मिलेगा, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो इस डायग्राम में ओमेगा टी ले लिया है, जिसे अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया, डीसी वोल्टेज ले लिए हैं। डीसी वोल्टेज कौन से, जो रेक्टिफायर के आउटपुट में मिल रहे हैं, और कैपेसिटर वोल्टेज भी इधर ले लिए वीसी। तो वीसी और वीडीसी दोनों को हमने वाई एक्सिस पे लिया और दोनों को हम इसी में बनाएंगे। वी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, बट हम जानते हैं जब तक फिल्टर सर्किट नहीं लगाएंगे प्योर डीसी नहीं मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि रेक्टिफायर क्या बनाता है, यूनी डायरेक्शनल बनाता है एसी वोल्टेज को। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो डॉटेड करके पूरी बनाई है वीडीसी जिसपे लिखा है, ये वीडीसी जहाँ लिखा है ये पूरी हमारी क्या हो गई, डीसी वोल्टेज हो गए जो रेक्टिफायर के आउटपुट में मिलेंगे, ये पूरा यहाँ तक। तो इनमें सिर्फ आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं। अब ये वीडीसी हो गई। अब हमने देखा कि वीडीसी में से कुछ वोल्टेज कम करके जीनर पे अवेलेबल होते हैं। तो ये वीजेड वोल्टेज अपन ने देखा कि कम हुए। तो पहले तो स्टार्टिंग में जब इनपुट बढ़ रहा है तो ये यहाँ पे वीजेड पे वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन जब वोल्टेज का जीनर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वोल्टेज उस पर कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो ये वीजेड वोल्टेज कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है क्योंकि वीजेड क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब डीसी वोल्टेज जीरो हो जाएंगे तो वीजेड वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब जीनर पे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन जब उसके ब्रेकडाउन पे पहुंचेंगे तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनाई है ये किसके लिए बनाई है, ब्लैक कलर की, दिस इज फॉर द जीनर वोल्टेज। तो ये भी यहाँ शो करा है। कैपेसिटर वोल्टेज को भी हम इसी पे शो कर सकते हैं क्योंकि हमने लिखा है वी डी सी कॉमा वी सी, और वी जेड भी लिख सकते हैं। तीनों चीज़ें हमने वाई एक्सिस पे यहाँ ले ली है। अब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। देखिए कैपेसिटर कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, ईटा वी जेड तक। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ईटा वी जेड के। तो यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज हुआ। जैसे ही कैपेसिटर पर वोल्टेज ईटा वी जेड तक पहुँच गए तो हमारा यूजेटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और कैपेसिटर उसके थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इस बिंदु पे हमारा यूजेटी ऑन हो गया और इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की ये बताई है हमने। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के बाद कैपेसिटर की अगेन चार्जिंग शुरू होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो पल्स ट्रांसफार्मर पे पल्स मिली, तो डिस्चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो ये पल्स शो कर रही है। और कहाँ तक हुई, इस पॉइंट तक हुई। तो ये पल्स हमको यहाँ पे मिलेगी पल्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे, और उसके कारण सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होंगे। तो इस दूसरे डायग्राम में इधर एक्स एक्सिस पे तो ओमेगा टी लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, पल्स वोल्टेज। तो इस तरीके से पल्स वोल्टेज हमको मिले। अब कैपेसिटर वापस से चार्ज होना शुरू करा है।
कैपेसिटर वापस से चार्ज हुआ, कहाँ तक चार्ज होगा, ईटा वी जेड तक। अगेन एस सी आर जो है हमारा के गेट पे फायरिंग पल्स मिलेगी क्योंकि यूजेटी ऑन हो गया। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा तो ये हमारी पल्स आई। तो इस तरीके से हमको पल्सेस मिलेगी। अब इन पल्सेस का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, वो हम जानते हैं कि ओमेगा टी बराबर होता है अल्फा के, तो टी बराबर हो गया अपने अल्फा अपॉन ओमेगा। तो ये जो है पल्सेस का टाइम बता रहा है। तो इस तरह की पल्सेस हमको आउटपुट में मिलती है। अब अगर हम ये देखें कि इन केस R is reduced so that VC reaches UJT threshold voltage twice in each half cycle as shown in figure, then there will be 2 pulses in each half cycle. अब हम R की वैल्यू इस तरीके से रिड्यूस करें, R की वैल्यू अगर अपन रिड्यूस करेंगे तो हमने देखा था कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो हमने R की वैल्यू इस तरह से रिड्यूस की है कि जो VC पे वोल्टेज है वो UJT के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर एक हाफ साइकिल में 2 बार पहुंचते हैं। तो क्या होगा, 2 पल्सेस मिलेगी आपको। अब फर्स्ट पल्स को तो हम क्या काम में लेते हैं, फर्स्ट पल्स तो एससीआर को ऑन करने के काम आती है, लेकिन सेकंड पल्स को हम छोड़ देते हैं, सेकंड पल्स को हम काम में नहीं लेते। इसको मैं आपको वेवफॉर्म से बताती हूँ कि किस तरीके से होता है ये चीज़। जैसे यहाँ आपको दिखा रखा है कि ये तो अपनी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, लेकिन कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हुआ तो कैपेसिटर जल्दी से अगर ईटा वीजेड चार्ज हो गया तो वो डिस्चार्जिंग उसकी शुरू हो जाएगी क्योंकि यूजेटी फायर कर जाएगा। तो इस समय डिस्चार्ज हुआ तो हमारे को 1 नंबर पल्स मिली। फिर इसी हाफ साइकिल में 2 बार इसकी चार्जिंग होगी, वापस से पहुँच गया ये, वापस से पहुँच गया तो वापस से आपको सेकेंड पल्स मिल गई। फिर इसमें वापस राइज तो हो रहा है लेकिन इतना राइज नहीं हो रहा, ईटा वीजेड एकदम एंड में पहुंच रहा है ये। तो उसके बाद आपको जब इसके वापस डिस्चार्जिंग शुरू होगी तो वापस से आपको पल्स मिलेगी, यानी एक साइकिल में लगभग 2 बार आपको पल्सेस मिलती है। तो फर्स्ट पल्स को तो ऑन करने के काम में ले लेंगे, सेकेंड पल्स को हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे सेकेंड पल्स को। तो इस तरीके से यूजेटी फायरिंग सर्किट वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एससीआर को फायर करने के लिए यूजेटी फायरिंग सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू।